जब भी पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद होता है तो अक्सर देखा जाता है कि पत्नी घर छोड़कर मायके चली जाती है और वहां पे बैठ करके प्लानिंग करती है कि पति और ससुराल वालों को सबक कैसे सिखाया जाए। इसके बाद वो पति और ससुराल वालों के ऊपर 498A घरेलू हिंसा आदि का मुकदमा दर्ज करवाती है। हालांकि इसका मकसद केवल और केवल पति और ससुराल वालों को परेशान करना और अपमानित करना होता है। विवाद का कारण कुछ और होता है, लेकिन चूंकि पति और ससुराल वालों को परेशान करना है इसलिए इस तरह का मुकदमा वो उनके अगेंस्ट दर्ज करवाती है। यह पूरी तरह से बदले की भावना से की गई कार्रवाई होती है। ऐसा ही एक मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर बड़ा ही सराहनीय फैसला सुनाया है। आप सभी को भी यह जानना जरूरी है कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें क्या फैसला सुनाया है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको भी दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्णय जरूर पसंद आएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केस का नाम है वनीता गुप्ता एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। 7 फरवरी 2025 का ये जजमेंट है और इस जजमेंट को लिखा है जस्टिस अमित महाजन। इस केस के पीछे जो कहानी है उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 6 जून 2018 को एक कपल की शादी होती है। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि लड़की 5 फरवरी 2019 को, मतलब शादी के 7-8 महीने बाद, वो घर छोड़कर मायके चली जाती है। मतलब पति के पास ससुराल में उसका रहने का अवधि लगभग 7 महीने का होता है। इसके बाद मायके में शांत बैठी रहती है और अचानक 6 महीना बाद 20 जून 2019 को वो लड़की अपने पति और पति के बुआ और फूफा जी के खिलाफ 498A का मुकदमा दर्ज करवाती है। इसके बाद उस लड़की का पति ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाता है अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC फॉर क्वैशिंग ऑफ FIR। इस केस में लड़की के तरफ से जो कहा गया कि उसका पति और ससुराल वाले उससे दहेज की मांग करते थे और दहेज के लिए वो तरह तरह का प्रताड़ना भी देते थे। उस लड़की ने एक स्पेसिफिक डेट बताते हुए कहा कि 27 अक्टूबर 2018 को, जो उनके लिए करवा चौथ का दिन था और उनके शादी का पहला करवा चौथ था, उसमें उनके पति के बुआ ने ये कहा था कि गुड़गांव या बॉम्बे का जो लड़की के पास फ्लैट है वो पति के नाम कर दे। बस एक एलिगेशन ही इसका स्पेसिफिक एलिगेशन था और वो भी एक बार कहा गया था। इसके अलावा अपने बयान में, अपने FIR में लड़की कहीं भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा पाई कि किस दिन इनसे और दहेज की मांग की गई थी और उस दहेज को मांगने में इनके साथ क्या क्या प्रताड़ना की गई थी। इसके अलावा लड़की ने कहा कि ससुराल वालों का बिहेवियर शुरू से मेरे प्रति अच्छा नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ लड़का का कहना था कि लड़की जो इल्जाम लगा रही है सरासर झूठा इल्जाम है। हमने इनसे कभी भी दहेज का डिमांड नहीं किया है और ना ही दहेज के लिए इनको किसी भी तरह का प्रताड़ना दी गई हो। हमारे घर में किसी भी चीज के लिए इनको कोई भी प्रताड़ना नहीं दिया गया, कोई भी हरासमेंट नहीं किया गया। लड़की द्वारा जो बताया जा रहा है वो कहानी टोटल मन गढ़ंत है और केवल हम लोगों को परेशान करने के लिए ये FIR दर्ज करवाई है। हम लोग को समाज में अपमानित करने के लिए ये मुकदमा दर्ज करवाई है। इसके अलावा आज तक लड़की ने कहीं भी इसकी शिकायत नहीं करी है और ना ही लड़की के पास कोई ऐसा सबूत है कि हम लोगों ने दहेज के लिए इनको कोई प्रताड़ना दिया है या इनसे कोई क्रुएल्टी करी है। इसके अलावा हमारे फूफा और बुआ जी
हमेशा हमारे परिवार से अलग रहे हैं, उनको मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं होता है, वो हमारे फैमिली मैटर में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, शुरू से ही वो हमसे काफी दूर रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभार वो मिलने आ जाया करते हैं और इस एफआईआर में उनके ऊपर भी गलत इल्जाम लगाया गया है। लड़की बिना वजह बिना कोई बात के 5 फरवरी 2019 को अचानक घर छोड़कर चली गई और 6 महीने बाद बिना बात के हम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। इतना सुनने के बाद कोर्ट ने लड़की पक्ष से पूछा कि आखिर एफआईआर करवाने में इतना देर क्यों लगा, यदि आपके खिलाफ ये प्रताड़ना हो रही थी या आपसे दहेज मांगा जा रहा था, आपके ऊपर क्रूएल्टी हो रही थी, इसके बावजूद भी आपने एफआईआर करवाने में इतना देर क्यों लगाया। तो लड़की की ओर से कहना था कि इस बीच में इनसे सेटलमेंट की बात चल रही थी कि शायद कोई समझौता आपस में हो जाए। हाईकोर्ट ने सबसे पहले बुआ जी और फूफा जी को इस एफआईआर से बाहर कर दिया। उसने कहा कि जब ये साथ रहते ही नहीं है तो वो इनके ऊपर क्रूएल्टी कैसे कर सकते हैं, यह जानबूझकर इनको घसीटा गया है इसमें और फंसाया गया है। दूसरी बात जो कोर्ट ने कहा वो ये कि एफआईआर में इतना ज्यादा डिले होना कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है। आमतौर पर जब यह घटना घटी थी उसी समय कंप्लेंट या एफआईआर किया जाना चाहिए था। इसके अलावा लड़की ने इससे पहले कहीं भी ना ही विमेन सेल में ना ही पुलिस कंप्लेंट कहीं भी किसी तरह का कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई है। लड़की ने अपने पक्ष में कोई भी सबूत देने में नाकाम भी रही है। इनके ऊपर जो क्रूएल्टी हुआ है वो किस दिन और किस समय किसने की है वो स्पेसिफिक बात बताने में भी लड़की नाकाम रही है। लड़की के पास इस क्रूएल्टी का और दहेज की मांग को लेकर जो उनके साथ हैरेसमेंट किया गया है उसका कोई सबूत नहीं है और जो एफआईआर में इतना डिले हुआ है उसका लड़की कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट ने बताया वो ये कि केवल एक बार दहेज डिमांड से क्रूएल्टी नहीं बनता है। जैसा कि लड़की ने बताया था कि 27 अक्टूबर 2018 को उसकी बुआ ने ऐसा कहा था कि फ्लैट उसके नाम से ट्रांसफर कर दे। इसके अलावा लड़की ने और भी कहीं स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं बता पाई है। इसका मतलब है कि लड़की के साथ केवल एक बार इस तरह का दहेज का डिमांड किया गया था। तो सिर्फ एक बार दहेज के डिमांड से 498A का अपराध नहीं बनता है। 498A बनने के लिए दहेज डिमांड को लेकर जो प्रताड़ना है वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि लड़की वो करने के लिए मजबूर हो जाए। दहेज डिमांड का जो हैरेसमेंट है पत्नी के ऊपर वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि या तो वो दहेज कहीं से वो ला करके देने के लिए मजबूर हो जाए या फिर वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस केस में लड़की ऐसा कोई भी स्पेसिफिक डॉरी डिमांड के बारे में नहीं बताया है। सिर्फ एक बार करवा चौथ के दिन जो उनकी बुआ ने कहा था। तो इस प्रकार केवल एक बार डॉरी डिमांड से 498A का अपराध नहीं बन सकता और इस आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पति के खिलाफ किया गया एफआईआर को क्वेश कर दिया और लड़के को बरी कर दिया। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।